मैं डॉक्टर लाली शर्मा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय विश्वनाथ यादव तामसकर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग। आज मैं आपको बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के कोर विषय व्यवसायिक गणित के इकाई 4 के अंतर्गत आने वाले लाभानी शीर्षक के बारे में बताने वाली हूँ। किसी भी व्यक्ति के द्वारा सामान्य जीवन में अगर कोई कार्य किया जाता है या कोई निर्णय लिया जाता है, तो उस कार्य या निर्णय को करने के पहले वो उस कार्य से होने वाले फायदे नुकसान, लाभ हानि के बारे में मूल्यांकन करता है और जिस कार्य से उसे लाभ है या कम हानि है, ऐसे कार्यों को वो करने का प्राथमिकता के साथ चयन करता है। व्यवसायिक संस्था के संबंध में लाभ हानि एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। लाभ हानि की व्यवसाय में वित्त और वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए संस्था जो है लाभ हानि की मदद से कार्य करती है। व्यवसायिक संस्था में दिन प्रतिदिन क्रय और विक्रय के कार्य होते हैं और उस क्रय और विक्रय की सफलता, उससे होने वाले परिणामों को जानने के लिए व्यवसाय को लाभ हानि की गणना करनी पड़ती है। व्यवसाय में लाभ हानि का निकालने का मतलब है कि हम अतिरिक्त धन अगर अर्जित कर रहे हैं तो हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यदि हमारे धन में कमी आ रही है तो हम हानि प्राप्त कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर से सुबह 10 बजे निकलता है और जेब में 100 रुपए लेकर के निकलता है और उस 100 रुपए से वो एक पुस्तक खरीदता है और उस पुस्तक को जाकर के किसी व्यक्ति को 120 रुपए में बेचता है। शाम को जब वो घर वापस आता है तो उसकी जेब में 120 रुपए रहते हैं पुस्तक बेचने से प्राप्त हुए। इसका मतलब दिन भर में उसने 20 रुपए जो है वो अतिरिक्त धन कमाया। यदि वही व्यक्ति उस 100 रुपए की पुस्तक को यदि 80 रुपए में बेचता है तो शाम को जब वो घर वापस आएगा तो उसकी जेब में रहेंगे 80 रुपए। इसका मतलब 100 रुपए घर से लेके गया था और जब वापस आया तो 80 रुपए लेके आया, मतलब 20 रुपए उसने नुकसान हो गए उसके। मतलब धन में वृद्धि हुई या धन में कमी। तो जब धन में वृद्धि हो रही है तो उसे हम लाभ समझ सकते हैं और जब धन में कमी हो रही है तो वो हानि के रूप में आप उसको परिभाषित कर सकते हैं। लाभ हानि की गणना क्यों की जानी चाहिए? लाभ हानि की गणना करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है व्यवसाय की स्थिति को समझना। कोई व्यापारी जो है वो लाभ हानि की गणना करके अपने व्यापार की स्थिति को समझ सकता है। जिस प्रकार मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 100 रुपए के सामान को उसने 120 में बेचा, मतलब वो समझ सकता है कि मेरा बिजनेस आगे बढ़ रहा है। और यदि वही वो 100 रुपए के सामान को 80 में बेचता है, इसका मतलब वो समझ जाएगा कि मेरा बिजनेस जो है घाटे पे जा रहा है। सेकंड है हमारा निष्पादन का मूल्यांकन। व्यापारी जो है वो लाभ हानि की गणना करते हैं और ये मूल्यांकन करते हैं कि उनका बिजनेस जो है किस तरीके से चल रहा है, वो अपने बिजनेस को चलाने में कितने सफल हो रहे हैं और कितने असफल हो रहे हैं, उनके बिजनेस में कहाँ कहाँ कमियां हैं, ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको सुधार करके वो अपने बिजनेस को और लाभ के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है निर्णय लेना। व्यवसाय में बहुत महत्वपूर्ण समय समय पर निर्णय लेना होता है। किसी नए वस्तु को प्रारंभ करना होता है, किसी पुराने प्रोडक्ट को बंद करना होता है, कोई नई दुकान खोलनी है, किसी नए प्रकार का प्रोडक्ट लॉन्च करना है। और इस सब के लिए व्यक्ति जो है उन्हीं पुराने अपने जो रिकॉर्ड्स होते हैं लाभ हानि के आंकड़े, उनका मूल्यांकन करके वो जो है ये निर्णय ले सकता है कि मुझे फला प्रोडक्ट को आगे बनाना है या मुझे इस प्रोडक्ट को बंद कर देना है या कोई नई दुकान खोलनी है किसी क्षेत्र पे या उस क्षेत्र पे दुकान को बंद कर देना है। तो इस प्रकार लाभ हानि जो है वो हमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है। फोर्थ है आपका मूल्य रणनीति। मूल्य रणनीति, किसी भी नए प्रोडक्ट को जब आप मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखें, ये निर्धारित करने में भी लाभ हानि मदद करता है। अगर कोई नया प्रोडक्ट है तो प्रतिभागियों के प्राइस को देख करके संस्था भी अपनी लागत में कुछ लाभ जोड़ करके अपने प्रोडक्ट का मूल्य डिसाइड कर सकती है। यदि उसके प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा है तो वो उस प्रोडक्ट के प्राइस को कम भी कर सकती है। अगला है लागत प्रबंधन। अपने लाभ हानि के माध्यम से संस्था ये निकाल सकती है कि उनके द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि लागत जितनी ज्यादा होगी लाभ कम होने की संभावना है। तो लागत और लाभ के समुचित प्रबंधन के लिए वो लागत निर्धारण कर सकते हैं ताकि होने वाली हानियों से बचा जा सके और मार्केट में अपने प्रोडक्ट को उचित लाभ पर अधिक मात्रा में बेचा जा सके। वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना। वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना, एक संस्था जो है लाभ हानि की गणना करके अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित कर सकती है कि भविष्य में उन्हें कौन कौन से कार्य करने हैं, कि कहां कहां से फंड की व्यवस्था करना है आदि।
तो ये पॉइंट्स हो गए एक लाभ हानि की गणना करने के लिए क्यों की जानी चाहिए। अब बात करते हैं कि लाभ, लाभ क्या है। लाभ जो मैंने पहले बताया कि अतिरिक्त धन की प्राप्ति। जब कोई व्यक्ति किसी माल को बेच करके अतिरिक्त धन प्राप्त करता है, तो जो अतिरिक्त धन वो प्राप्त करता है वो अतिरिक्त धन ही उसके लिए लाभ है। लाभ हानि में लाभ उस समय होगा जब आपका सेल्स प्राइस ज्यादा है और आपका कॉस्ट प्राइस कम है। बिक्री मूल्य ज्यादा होना और लागत मूल्य कम होना ही लाभ की स्थिति को दर्शाता है। जब आपका लागत से बिक्री मूल्य अधिक होगा तो लाभ होगा। अगर इसी के विपरीत हम जाएंगे कि मान लीजिए लागत मूल्य अधिक हो गया या क्रय मूल्य अधिक हो गया, तो क्या करेंगे, तो वो विपरीत परिस्थिति हो जाएगी, उस समय हानि हो जाएगी। तो ये नीचे एक फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है कि सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लागत बराबर लाभ। उदाहरण के द्वारा इसको हम समझेंगे कि जब किसी माल को हम 100 रुपए में खरीदते हैं और हम उसको 120 रुपए में बेच देते हैं, तो 100 रुपए में हमने खरीदा, तो जिस रेट पे आप खरीद रहे हो और 120 में बेच रहे हो, मतलब वो 20 रुपए जो है वो आपका फायदा है, क्योंकि 100 रुपए है आपका क्रय मूल्य और 20 रुपए है आपका विक्रय मूल्य। एक दूसरे उदाहरण से अगर हम इसको समझें कि यदि किसी प्रोडक्ट को हमने 1900 रुपए में खरीदा और उस प्रोडक्ट को यदि हमने 2120 रुपए में बेचा, तो 1900 रुपए में खरीदते हैं और 2120 रुपए में बेचते हैं, तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि सेल्स प्राइस बड़ा है कि कॉस्ट प्राइस। तो सेल्स प्राइस बड़ा है, 2120 रुपए सेल्स प्राइस बड़ा है, तो सेल्स प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे या परचेज प्राइस को घटाएंगे, तो जो आएगा 220 रुपए वो हमारा लाभ है। अब बात करते हैं हानि की। हानि जब किसी वस्तु को हम उसके लागत मूल्य से कम पर बेचते हैं। लागत मूल्य या क्रय मूल्य समझ लीजिए, मतलब हमने खरीदा ज्यादा में है और हम बेच उसको कम में रहे हैं, और जब हम ज्यादा में खरीद करके कम में बेचेंगे तो हमारे धन में कमी आती है, और ये स्थिति जो है वो कहलाती है हानि। कम कीमत पर अगर हम बेच रहे हैं तो वो हानि कहलाती है। इस कंडीशन में आपका लागत मूल्य से विक्रय मूल्य से लागत मूल्य अधिक होगा। ये दोनों पॉइंट हमको बहुत याद रखना होगा कि जब विक्रय मूल्य अधिक है, लागत मूल्य कम है, तो लाभ हो रहा है, और जब लागत मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि हो रही है। तो जब लागत मूल्य अधिक होगा तो लागत मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाओगे तो हानि आएगी। अगर हम इसे उदाहरण द्वारा समझे, तो यदि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को मैंने 10,000 रुपए में खरीदा और 10,000 रुपए में खरीद करके 10,000 में मैंने खरीदा और उसको मैंने 8,000 में बेच दिया। जब मैं किसी वस्तु को 10,000 में खरीदूंगी और 8,000 में बेच दूंगी, तो मेरा लागत मूल्य हो गया अधिक और मेरा विक्रय मूल्य हो गया कम, मतलब ये स्थिति शो करती है हानि को, और मुझे 2,000 रुपए की हानि होगी। एक दूसरा एग्जांपल अगर हम और लें, तो एक वस्तु को मान लीजिए हमने 400 रुपए में खरीदा और 280 रुपए में बेच दिया। 400 रुपए में खरीद रहे हो और 280 रुपए में बेच रहे हो, अगेन आपका परचेस प्राइस या आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है 400 रुपए, और जब आप बेच रहे हो तो 280 रुपए कम है। तो यहाँ पे भी आपको 400 में जब आप 280 को घटाते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस में आप सेल्स प्राइस को घटाते हो, तो जो 120 रुपए आता है वो आपकी हानि होती है। अब बात करते हैं, बार बार हम जो है आपको बोल रहे हैं क्रय मूल्य या लागत मूल्य, क्रय मूल्य या लागत मूल्य। क्रय मूल्य और लागत मूल्य में एक थोड़ा सा बहुत बारीकी अंतर है। क्रय मूल्य मतलब जब किसी वस्तु को आप खरीदते हैं और जिस प्राइस पर आप खरीदते हैं, जिस मूल्य पर आप खरीदते हैं, वो उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। दूसरा है आपका लागत मूल्य। हम किसी वस्तु को खरीद नहीं रहे हैं, हम किसी वस्तु को बना रहे हैं, और जब हम किसी वस्तु को बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल लग रहा है, जो भी लेबर लग रहा है, जो भी खर्चे लग रहे हैं, उन सबको जब हम जोड़ते हैं तो वो कहलाता है उसका लागत मूल्य। पर यहाँ पे लाभ हानि में एक सामान्य अर्थ में क्रय मूल्य और लागत मूल्य को दोनों को सिमिलर यूज किया जाता है। अगर उदाहरण से हम स्पष्ट करना चाहें,
तो जैसे कि मान लीजिए मैंने 400 रुपए में किसी कपड़े को खरीदा और मैं 200 रुपए किसी क्या बोलते हैं 400 रुपए में किसी कपड़े को खरीदा और 400 रुपए किसी टेलर मास्टर को दर्जी के पास हम जाते हैं और 400 रुपए उसको हम और देते हैं, मतलब 400 रुपए में मैंने कपड़ा खरीदा प्लस 400 रुपए मैंने उसको सिलाई का दिया, इस प्रकार मेरी कॉस्ट कितनी पड़ी 800 रुपए। सेम अगर मान लीजिए मैं सीधा मार्केट जा करके 1000 रुपए में कोई शर्ट खरीद के लाती हूँ, तो वो 1000 रुपए उस शर्ट का पूरा रेडीमेड शर्ट का मेरे लिए प्राइस है, तो वो मेरे लिए परचेस प्राइस है और ये मेरे लिए सेल मतलब लागत मूल्य है। एक विक्रेता जो खरीदता है, जैसे कि हम जिससे जिससे विक्रेता की बात कर रहे हैं, वो भी किसी से माल खरीदता है, तो वो जिससे माल खरीदता है वो प्राइस उसके लिए क्रय मूल्य है, और वो जिसको बेचता है जिस प्राइस पे वो उसके लिए विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु या प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो जिस प्राइस पर हम बेच रहे हैं वो हमारे लिए विक्रय मूल्य है। एक उदाहरण से अगर हम इसको समझना चाहें, यदि मान लीजिए हमने किसी सामान को 100 में खरीदा और 120 में बेचा, तो 100 रुपए हमारे लिए परचेस प्राइस है जिसको हम कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, और 120 रुपए हमारे लिए विक्रय मूल्य है जिसको कि सेल्स प्राइस। लाभ हानि के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जैसे कि अभी हमने शुरू में डिस्कस कर लिया है कि सेल्स प्राइस बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा तो लाभ आएगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा, लागत मूल्य कम होगा तो लाभ आएगा। तो यहाँ पे जब विक्रय मूल्य बड़ा है, जब विक्रय मूल्य बड़ा है, लागत मूल्य कम है, तो आपका जो सूत्र आ गया वो आ गया लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हानि की स्थिति की बात करें, तो हानि में क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया, सेल्स प्राइस छोटा हो गया, कंडीशन हो गई हानि की। तो ये दोनों बेसिक फॉर्मूले हैं जिनके बेस पे हम और अन्य फॉर्मूले भी अभी तैयार करेंगे। प्रश्न में हमको कई बार ये बोलता है कि लाभ हानि का प्रतिशत निकालिए। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और हमको बोल रहा है कि आप लाभ हानि का प्रतिशत निकालिए, तो उस समय हमें पूर्ण तरीके से ध्यान रखना है कि अगर लाभ हानि का प्रतिशत निकालना है, क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं दी है, तो उस लाभ हानि का प्रतिशत हम निकालेंगे क्रय मूल्य पर। मतलब मैंने 100 रुपए का माल बेचा, 20 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज हो गया 20। लेकिन कोई दूसरा व्यापारी 1 लाख का माल बेचता है और उसको मान लो वो 1,05,000 में बेचता है, तो उसका प्रॉफिट का परसेंटेज कुछ और होगा। तो यहाँ पे जो सूत्र है आपका लाभ लाभ का प्रतिशत निकालने का सूत्र है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परचेस प्राइस इनटू 100, लाभ भागित क्रय मूल्य गुणित 100। अगर हानि निकालना है तो उसी लाभ की जगह में आ जाएगा हानि, हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य या लागत मूल्य। तो ये उस कंडीशन में बता रहा है जब क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बोलता है कि आप लाभ या हानि का प्रतिशत निकालिए। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक बातें वो बोलता है कि भाई लाभ हानि का प्रतिशत आप इस पे निकालिए या क्रय मूल्य पर निकालिए, तो आप इसका यूज करेंगे। कुछ नहीं बोलता है तो भी उसका यूज करेंगे, लेकिन अगर विक्रय मूल्य पर बोलेगा तो उसके सूत्र की हम आगे चर्चा करते हैं। जो मैंने अभी आपको कहा कि लाभ हानि, लाभ के उस एक सूत्र से और भी सूत्र बनते हैं, उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। प्रॉफिट का जो मैंने सूत्र बताया आपको, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बोल दीजिए, या फिर लागत मूल्य। ये एक बेसिक फॉर्मूला आपके लिए है। इस एक बेसिक फॉर्मूले पे अब आप इसके बेस पे अन्य कौन कौन से फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा कि क्रय मूल्य छोटा होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, दोनों के बीच का गैप कहलाएगा प्रॉफिट। मतलब यदि परचेस प्राइस में हम प्रॉफिट को जोड़ दें, यदि परचेस प्राइस में हम प्रॉफिट को जोड़ देंगे, तो जो आएगा वो आएगा हमारा सेल्स प्राइस। सेकेंड, हमने पहले कहा है कि बिक्री बड़ी है, क्रय मूल्य छोटा है, मतलब दोनों का अंतर है प्रॉफिट। तो अगर हम सेल्स प्राइस की तरफ से जाएं, तो सेल्स प्राइस में यदि हम प्रॉफिट को घटा देंगे, तो जो आएगा वो आएगा हमारा क्रय मूल्य। याद रखिए, परचेस प्राइस में जोड़ रहे हैं क्योंकि परचेस प्राइस छोटा है, सेल्स प्राइस बड़ा है। सेल्स प्राइस में हम घटा रहे हैं क्योंकि परचेस प्राइस छोटा है। तो ये तीन और आपके, उसके साथ दो और फॉर्मूले आपके तैयार हो गए कि अगर आपको सेल्स प्राइस निकालना है तो सेल्स प्राइस निकालना है तो हो जाएगा परचेस प्राइस प्लस प्रॉफिट, और अगर आपको परचेस प्राइस निकालना है तो वहां पे हो जाएगा सेल्स माइनस प्रॉफिट। सेम अब हानि के संबंध में भी देखते हैं कि हानि का जो फॉर्मूला था वहां पे था क्रय मूल्य बड़ा था, क्रय मूल्य बड़ा था
तो क्रय मूल्य में हमने विक्रय मूल्य को घटाया तो जो आया वो आया हमारा हानि। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे मतलब क्रय मूल्य हो गया हमारा ऊपर की साइड और विक्रय मूल्य है हमारा नीचे की साइड। मतलब अगर क्रय की तरफ से जाएंगे तो हानि को घटाना पड़ेगा और अगर विक्रय की तरफ से जाएंगे तो हानि को जोड़ना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य, तो यहां पे हो गया क्रय मूल्य माइनस हानि इज इक्वल टू विक्रय मूल्य। अगर आप क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य में आपको हानि को ऐड करना होगा क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा है। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि यदि आपको लाभ या हानि का प्रतिशत निकालने बोलता है और क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है लाभ या हानि का प्रतिशत निकालो, तो आपको शांत से उसको क्रय मूल्य के साथ निकाल देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको बोलता है कि लाभ या हानि का प्रतिशत निकालो विक्रय पर, विक्रय मूल्य पर, तो फिर जो है आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे जो हमने अभी दिया हुआ है। अगर आपको लाभ का प्रतिशत निकालना है किस पर, विक्रय पर, तो अगर विक्रय पर निकालना है तो हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे विक्रय मूल्य। और अगर हानि का भी प्रतिशत निकालना है विक्रय पर, ऑन सेल निकालने बोल रहा है, तो उस टाइम में आप ले लेंगे हानि गुणित 100 बटे विक्रय मूल्य। तो याद रखिए अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो अपॉन में क्रय मूल्य आएगा, प्रॉफिट इनटू 100 तो सेम है पर अपॉन में क्रय मूल्य आएगा। अगर कुछ नहीं बोल रहा है या क्रय मूल्य बोल रहा है तो अगर विक्रय मूल्य बोलेगा तो प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन विक्रय मूल्य आएगा। सेम लॉस पे भी होगा, हानि गुणित 100 बटे विक्रय मूल्य या हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य जब कुछ नहीं दिया होगा। अब बात आती है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन को बनाना है तो कैसे हम बहुत कम गलती करें बिना उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, किन किन बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए और किधर फोकस करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट है कि जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है हम उसको केयरफुली रीड करें, बहुत ध्यान से हम उस क्वेश्चन को पढ़ें और उस क्वेश्चन को पढ़ करके हम जो है कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस दोनों सबसे पहले उस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करें कि कितने में खरीद रहा है या कितने में बना रहा है और कितने में बेच रहा है। ये सबसे फर्स्ट हमको निकालना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब दोनों प्राइस हमारे सामने हैं तो हमको सेकंड ये डिसाइड करना है कौन बड़ा है और कौन छोटा। सेल्स प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है। जिस प्रकार तराजू के दो पल्ले होते हैं दोनों को रख दीजिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है पता चल जाएगा क्योंकि उसी बड़े या छोटे से अगर सेल्स प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो लॉस होगा। वो सेकंड हमको डिसाइड करने में बहुत बड़ी मदद करेगा कि हमको लाभ या हानि क्या हो रहा है, तो कौन बड़ा है वो सबसे सेकंड आपको डिसाइड करना होगा। देन उसके बाद आपको प्रॉपर फॉर्मूला लगाना है। यदि प्रॉफिट है तो सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करना है। यदि हानि है तो उस समय में कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस करना है और हानि निकालना है। अगर परसेंटेज बोलता है तो फिर उसका परसेंटेज आपको निकालना है। क्वेश्चन में जैसा दिया होगा क्रय मूल्य पर परसेंटेज निकालने बोलेगा तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन परचेज प्राइस, अगर सेल्स प्राइस पे बोलेगा तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल्स प्राइस। सेम लॉस के केस में भी हो जाएगा। अगर लॉस की स्थिति आ रही है तो हमको पता है कि उस समय में हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा और उस समय में अगर हमको निकालने बोलता है प्रॉफिट का परसेंट तो लॉस इंटू 100 अपॉन परचेस प्राइस या फिर लॉस इंटू 100 अपॉन सेल्स प्राइस। और प्रॉपर हम अच्छे से कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये तय है कि हम एक सिंपल क्वेश्चन जो लाभ हानि का है वो बिना किसी गलती के बना लेंगे। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जितना भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। राहुल जो है उसने 200 रुपए में एक किताब खरीदी। ये शब्द जो है आपके लिए बहुत मायने रखता है। खरीदी मतलब जैसे ही ये शब्द सुना हमारे दिमाग को तुरंत समझ जाना है कि ये है हमारा कॉस्ट प्राइस या फिर परचेस प्राइस, और उसको उसने बेच दिया 280 में। तो सेकंड हमारा आ गया कि 280 हमारा सेल्स प्राइस हो गया। तो यहाँ पे परचेस प्राइस हो गया हमारा 200, सेल्स प्राइस हो गया 280। अब हमको डिसाइड करना है कि 280 और 200 में कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो बड़ा है 280, 280 बड़ा है मतलब सेल्स प्राइस बड़ा है, तो सेल्स प्राइस बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट की कंडीशन आ जाएगी। ये देखिए 200 रुपीज हमारा परचेज प्राइस, 280 रुपीज हमारा कॉस्ट सेल्स प्राइस।
हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होना है, तो 280 माइनस हमने 200 किया, क्योंकि सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया, तो 800 रुपीज हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हमको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने बोला है। क्वेश्चन साइलेंट था, यहाँ पे क्लियर नहीं था कि क्या निकालना है, तो हमने ले लिया प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन परचेज प्राइस। तो इस प्रकार हमारे प्रॉफिट का परसेंटेज आ गया 40%। एक सेकेंड क्वेश्चन और लेते हैं। मन ने 50,000 रुपए में एक बाइक खरीदी और उसको 60,000 में बेच दिया। फिर यहाँ पे वही शब्द आ गए हैं, खरीदी, दैट्स मींस ये हमारे लिए परचेज प्राइस हो गया। 60,000 में बेच दिया बोल रहा है, तो सेल्स प्राइस हो गया। तो परचेज प्राइस हो गया 50,000, सेल्स प्राइस हो गया 60,000। फिर हमको डिसाइड करना है कौन बड़ा है कौन छोटा, और यहाँ पे फिर एक बार हमारा सेल्स प्राइस ज्यादा आ रहा है, और जब सेल्स प्राइस ज्यादा आ रहा है तो कंडीशन हो गई प्रॉफिट की। साथ में ये भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन में जो दिया है प्रॉफिट का परसेंटेज क्रय पर भी निकालने बोल रहा है और विक्रय पर भी निकालने बोल रहा है। दोनों बार हमको अलग अलग तरीके से प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना होगा। हमने इस क्वेश्चन को आगे किया। हमारा जो है सेल्स प्राइस था 60,000, परचेज प्राइस था 50,000, हमारा प्रॉफिट आया 10,000। और अब उसके बाद जब हमने निकाला परसेंटेज, सबसे पहले हमने निकाला परचेज पर। जब परचेज पर परसेंटेज निकाला तो हमने लिया प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन परचेज प्राइस। तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन परचेज प्राइस लिया, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 20%, जब हमने परचेज प्राइस 50,000 को लिखा। और जब हमने सेल्स पर निकाला तो प्रॉफिट तो वही 10,000 रुपए ही था, लेकिन 10,000 गुणित 100 बटे 60,000, तो यहाँ पे हमारा जो परसेंट आया वो आया 16.66। एक अगला क्वेश्चन, राहुल ने एक किताब खरीदी है और वो किताब जो वो खरीद रहा है वो कितने रुपए में खरीद रहा है? ₹200 में किताब खरीद रहा है, और ₹200 में खरीद करके वो उस किताब को 180 में बेच रहा है। मतलब परचेज प्राइस हो गया 200, सेल्स प्राइस हो गया 180। अब हमारे लिए कंडीशन चेंज है, परचेज प्राइस ज्यादा है और सेल्स प्राइस कम है। ये कंडीशन शो करती है लॉस को, हानि को शो करती है ये। यहाँ पे 200 रुपए आ गया हमारा परचेज प्राइस, 180 आ गया हमारा सेल्स प्राइस। हमने लॉस निकाला क्योंकि परचेज प्राइस बड़ा है, 200 माइनस 180 इज इक्वल टू 20 रुपीज हमारा लॉस आ गया। परसेंटेज निकालना था लॉस का, तो लॉस है 20 रुपीज इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200, तो लॉस का परसेंट आ गया हमारे क्वेश्चन में 10%। एक अगला क्वेश्चन, राम ने एक पेन 50 रुपए में खरीदा और 40 रुपए में 50 रुपए में खरीदा और 40 रुपए में बेच दिया। यहाँ भी परचेज प्राइस 50 आ गया है, सेल्स प्राइस 40 है। इसका मतलब हमारा लॉस कितने का हो रहा है? जब परचेज प्राइस ज्यादा है और सेल्स प्राइस कम है तो लॉस हो गया 10 रुपए। तो वो 10 रुपए का जो हमारा लॉस हुआ है, ये 10 रुपए का जो हमारा लॉस है वो आप उसका परसेंटेज निकालेंगे। पर यहाँ पे हमको जो परसेंट निकालने बोला है लॉस का परसेंट, तो 10 रुपए गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, क्योंकि साइलेंट है क्वेश्चन। लॉस का परसेंट आ गया आपका 20%। एक लास्ट आपका, अमन ने एक शर्ट 800 रुपए में खरीदी और उसे 680 रुपए में बेच दी। यहाँ पे ये कंडीशन इस बात को शो करती है कि खरीदने का रेट ज्यादा है और बेचने का रेट कम है। आपको बोला है लाभ या हानि का प्रतिशत निकालिए। अब यहाँ पे लाभ या हानि का परसेंटेज निकालने के लिए उसने कुछ नहीं लिखा है, परचेज प्राइस पे निकालना है कि सेल्स पे, तो क्वेश्चन साइलेंट है तो हम परचेज पे ही निकालेंगे। तो परचेज प्राइस हो गया हमारा, परचेज प्राइस है हमारा यहाँ पे 800, सेल्स प्राइस है 680। परचेज प्राइस ज्यादा है इसलिए लॉस की कंडीशन आ गई, 800 माइनस 680 करेंगे तो 120 आ गया।
लॉस का परसेंटेज हो गया लॉस इंटू 100 अपॉन परचेस प्राइस। तो इस प्रकार हमारा जो कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो 15% की हमको हानि होगी। ये आपके लिए प्रैक्टिस से क्वेश्चन हो जाएगा कि रोहन जो है उसने एक मोबाइल खरीदा है और वो मोबाइल खरीदा है उसने 15,000 रुपए में, और 15,000 रुपए में जिस मोबाइल को खरीदा उस मोबाइल को उसने 18,000 में बेच दिया। मतलब सेल्स प्राइस ज्यादा है, परचेस प्राइस कम है, तो प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 3,000 रुपए। और लास्ट बोला है प्रॉफिट का परसेंटेज निकालिए, मतलब 3,000 गुणित 100 बटे कुछ नहीं बोल रहा है तो हम लेंगे परचेस प्राइस को 5,000 15,000 को, इस प्रकार हमारा जो परसेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 20%। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि ये लाभ हानि का जो प्रारंभिक हमने चरण पूरा किया है आज वो आपको समझ में आया होगा। अगली बार जो है हम इसके और आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।